गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले कुछ कुछ बातों का आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्या आपको बातों को ख्याल में रखना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि मेरे अगर वीडियो को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको दो काम करना है। सबसे पहली बात कि मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा उसी अनुसार से आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद जैसे मेरा लेक्चर ख़त्म होगा वैसे आप क्या कीजिएगा, घर में कम से कम एक लेक्चर अगर आपका यहाँ पे 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा के भी अगर बन जाता है, चाहे 1 घंटा का ही बनता है, तो आप कोशिश करेंगे घर में कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर पढ़ने का। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आता हूँ पहले रियलिटी में, ठीक है। आप कहीं अगर ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ रहे होंगे या फिर आप कहीं कॉलेज तो जरूर ज्वाइन किए होंगे, तो अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे पता चलता होगा कि आपको अच्छा तरीके से समझाया नहीं जा रहा है या फिर आपको बेस्ट मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से आप क्या करते हैं, एक ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करने जाते हैं। वहाँ पे पैसे देना पड़ता है। अब वहाँ पे पैसा देने के बाद भी ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि हमें जो चाहिए वैसा हम लोग को ना ही फैकल्टी अच्छा से मिल पाता है और ना ही हम लोग को मटेरियल अच्छा से मिल पाता है, जिस वजह से हम लोग अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तब इतना आप जरूर देख लेंगे, आप मेरा 1 या 2 लेक्चर देखेंगे, उसी से आपको डिसाइड हो जाएगा कि क्या मेरा कंटेंट कितना हैवी है। सो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जहाँ ऑफलाइन कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो मेरा कंटेंट रहेगा वो सबसे हैवी रहेगा। अगर आप एक स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो पूरा बेनिफिशियल तो रहेगा ही। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे 2 एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे, कौन कौन सा, अगर आप जेई आईआईटी जो जेई होता है, अगर इसका आप एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसके लिए आपका मेरा लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी मेरा अगर लेक्चर आप फॉलो करते हैं तो आपका पूरा जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे हैंडल हो जाएगा। मैं इतना गारंटी देता हूं। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जाएगा, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि वाकई में मेरा लेक्चर कितना यहाँ पे हैवी कंटेंट होने वाला है। बात समझ में आया? तो इसी चलते मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, और सबसे पहली बात कि आप अगर फिजिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिजिकल में 2 बातों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या आज मैं सिर्फ यही सब बताऊंगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपको सभी कुछ का आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है। क्योंकि देखो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, हम लोग को उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा स्पेशल जानना पड़ेगा कि आखिर कैसे हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। बात समझ में आए? उससे अनुसार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा और सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा अगर ये रूल्स को आप फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप फिजिकल को पढ़ने आते हैं तो फिजिकल में आपका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली जानते हैं कि अगर हम लोग फिजिकल पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम लोग को क्या है, न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि हम लोग कौन सा कंसेप्ट किस न्यूमेरिकल में लगाए, उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करें या फिर उसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आप मेरा एक एक करके सभी बातों को यहाँ पे फॉलो करेंगे और मेरा जो लेक्चर है उसको आप फॉलो करते जा रहे हैं, आप उसको नोट्स बनाएंगे अच्छा तरीके से, उसको सिर्फ ज़्यादा नहीं रिविजन करना है, सिर्फ मेरा लेक्चर देखिए, उसके बाद घर में सिर्फ आप रिवीजन करने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट आप मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप समय दीजिएगा। उसके बाद में 90% जो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जितना सीखना है, जितना हमको सिखाना है, सारा मैं यहाँ पे लेक्चर के दौरान ही सारा कुछ आपको सिखा दूंगा। सिर्फ आपको घर में सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ने की जरूरत है केमिस्ट्री, उसी से आपका पूरा हैंडल हो जाएगा, ठीक है। उसी से हम लोग बोर्ड एग्जाम में भी सबसे अच्छा मार्क्स लाएंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग ये सारे एग्जाम्स का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी हो जाएगा। उसी तरह से आप कोई भी अगर यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो वहां पर अगर आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, तो वहां पर भी आपका केमिस्ट्री अप्लाई होगा, वहां भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएंगे। तो आप वहां पर भी अगर आप केमिस्ट्री में वहां पर जब सॉल्व करेंगे तो यकीनन अगर आप मेरा वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप वहां पर भी अच्छा रैंक
रैंक ला सकते हैं केमिस्ट्री में। बात समझ में आया? तो इसी वजह से तो ये सब तो अलग मैटर हो गया कि हम लोग किस किस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहली बात ये देखते हैं कि हम लोग कैसे केमिस्ट्री को अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कुछ आपको शॉर्ट नोट्स के जैसा बताते जाएंगे, इंडिकेट करते जाएंगे। तो उसको एक आप क्या कीजिएगा, अलग से कॉपी या फिर अलग से पेज में करके उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि पूरा चैप्टर ना पढ़ करके सिर्फ आप उतना ही कंसेप्ट को देखेंगे तो उसी से आपका क्या होगा, पूरा कवर हो जाएगा चैप्टर्स। तो आपको पूरा 2 घंटा 3 घंटे, जैसे कि क्या होता है एक चैप्टर आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अगर आप उसको रिवीजन करने जाएंगे बाद में तो आपको एक चैप्टर कम से कम 4 से 5 दिन मतलब 4 से 5 घंटा हम लोग को लग सकता है उसको रिवीजन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन भी करवाएंगे, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आए? तो ये सारा कुछ मैं डायरेक्शन देते चला जाऊँगा, ठीक है ना। बाकी तो आप यहाँ पे 1 या 2 लेक्चर में पता चल ही जाएगा कि मेरा कंटेंट कितना हैवी होने वाला है। आपको यहाँ पे किसी तरह से कोई फी नहीं लिया जाएगा, आपको सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि आप जितना से जितना हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जितना से जितना स्टूडेंट्स को मुझसे जोड़ सकते हैं, जितना हमसे स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैं अपने अनुसार वर्क कर पाऊंगा, आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको फी के बदले आपको क्या करना है, सिर्फ जितने भी वीडियोस होंगे उसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मुझसे जुड़ने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको सारा चीज़ यहाँ पे समझ आएगा, वो भी बहुत ही ईजी तरीका से। आपको टेंशन लेना नहीं है कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, टफ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने वाला का यहाँ पे तरीका मालूम होना चाहिए। बात समझ में आया? सारा खेल यहाँ पे समझाने वाला का है, जो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको बहुत ही आसान तरीका से सारा कंसेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। बाकी बात तो हम लोग को धीरे धीरे होते रहेगी। सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर जो हम लोग को है वो हम लोग को क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। और ये केमिकल काइनेटिक्स से आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना पूछा जाता है, 5 मार्क्स का। आप बोलेंगे जेईई और नीट में, अरे भाई तो इसमें डिसाइड होता है कि वहाँ पे कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर मान के चलो तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स से अगर 2 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो मतलब कितना मार्क्स का पूछेगा, 8 नंबर। तो ये फिक्स नहीं रहता है कि उससे 1 क्वेश्चन आएंगे कि 2 क्वेश्चन, लेकिन कंपलसरी है कि 1 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, और वो बहुत आसान तरीका से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। ये चैप्टर जहाँ भी आप पढ़े होंगे वहां पे देखे होंगे कि आपको न के बराबर समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक क्वेश्चंस आएगा तो बच्चा वहाँ पे डर जाता है, लेकिन खतरनाक कहने का है। अगर आप कंसेप्ट को अच्छा तरीके से सीखे हुए रहेंगे तो आपसे क्या होगा, चुटकी में सारा आंसर हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ आपको जब न्यूमेरिकल करवाया जाएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे कंसेप्ट दिया जा रहा है और किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग हैंडल करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहस ज़्यादा हो जाएगा। बहस तो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट आपको देखते जाएंगे कि हम लोग को क्या क्या बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर्स है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना क्यों जरूरी पड़ा, और साथ ही साथ हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे। सो ठीक है ना, तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स हम लोग कोई भी रिएक्शन के रेट के बारे में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, कि कोई भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां से पता चलता है कि ये रिएक्शन कितना टाइम लगाएगा जो हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा इतना। ठीक है ना, तो कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो हम लोग चेंज करते हैं तो उस रिएक्शन में हम लोग को पता करते हैं कि उस रिएक्शन को होने में कितना समय हम लोग को लग रहा है। सो ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग वहां पे देखेंगे। यहाँ पे बाकी हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे वो कौन कौन सा टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो तो सबसे पहले देखिए, इन दिस चैप्टर रेट, स्पीड और वेलोसिटी इज स्टडीड। तो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो रेट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन आपको बोले कि यहाँ पे रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे कि उसका कितना स्पीड से वो हम लोग को क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा, या फिर उस रिएक्शन को कन्वर्ट करने में या फिर प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय हम लोग को लेगा। ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिएक्शन के स्पीड के मतलब कि रिएक्शन के रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी चलते इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो हम लोग को क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आखिर है क्या, तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी चीज का अगर हम लोग रेट निकाल रहे हैं, किसी चीज का भी रेट, चाहे वो मोल का रेट निकालो, चाहे स्पीड का रेट निकालो। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि स्पीड बराबर क्या होता था, अगर हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, या फिर आप बोलेंगे 9th क्लास में या तो फिर 11th क्लास में बोलिए, तो देखो स्पीड बराबर हम लोग क्या बोलते थे, तो इसमें हम लोग बोलते थे क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस बोलते थे, क्या बोलते थे, तो डिस्टेंस, और अपॉन में क्या बोलते थे हम लोग,
टाइम। तो ये भी हम लोग को क्या है, एक तरह से रेट है। और यहाँ पे निकाल रहे हैं, किसका रेट निकाल रहे हैं, तो स्पीड का रेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है जो स्पीड निकाल रहे हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता था, डिस्टेंस बटा समय होता था। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस को मेजर करते थे वो हम लोग पर यूनिट टाइम में देखते थे कि उसमें हम लोग स्पीड कितना चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कितना रिएक्शन हम लोग को चेंज हो गया कि पर यूनिट टाइम में। तो उसके लिए हम लोग को क्या बोलेंगे, तो इसी चलते यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग को क्या होता है, एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चलते मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो हम लोग रेट निकालेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग निकालेंगे, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हो गया कोई रिएक्शन का पर यूनिट टाइम में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, फॉर्मूला के रूप में। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतना लंबा सेंटेंस हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके लिए शॉर्टकट में लिखेंगे ROR। इसका मतलब समझ आइएगा, R से रेट, O से ऑफ, R से मान लो क्या चाहिए, रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, R वो R दिखेंगे तो इसका मतलब समझ जाइएगा यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन रहेगा, चाहे रिएक्टेंट का बोलो या फिर प्रोडक्ट का बोलो, तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन हम लोग को चेंज हो गया पर यूनिट टाइम में। तो मतलब हम लोग क्या समझ गए कि यहां हम लोग लिखेंगे क्या चीज, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। और इसको क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे कितना से, तो चेंज इन टाइम। क्या चीज बोलेंगे, तो चेंज इन टाइम। तो कितना हम लोग को समय लगा, मतलब कि इतना कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितना समय हम लोग को लगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो हम लोग को तीन तरीका से निकालते हैं। कैसे कैसे, तो एक तो हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में निकालते हैं, और यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन के जगह में आप बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मोल से भी हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल के अनुसार भी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। तो एक तो मोल के अनुसार निकालेंगे, और हम लोग किससे निकालते हैं, तो प्रेशर के अनुसार भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। तो जो मेनली जो क्वेश्चंस हम लोग को रहेंगे वो हम लोग को कंसंट्रेशन के रूप में रहेगा, लेकिन हम लोग को रिएक्शन हम लोग को मोल के अनुसार भी हम लोग को क्या बोलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोलेगा, और प्रेशर के अनुसार भी क्या रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा। तो अब मेनली जो हम लोग को क्वेश्चंस में रहेगा वो क्या रहेगा हम लोग को, तो कंसंट्रेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मोल के रूप में अगर बोलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो कोई भी रिएक्शन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो चेंज इन मोल, और नीचे क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम। अगर प्रेशर के अनुसार बोलेगा तो क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर, और नीचे चेंज इन टाइम लिखेंगे। तो यही हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में बोलते हैं। इसी चलते बोलते हैं कि ये हम लोग को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि कितना हम लोग को चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम में। तो उसी को हम लोग जब निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग फॉर्मूला जब लिख लिए, तो क्या इसका हम लोग यूनिट का भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसका, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या चाहिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन के रूप में देखो हम बोले कि मोल और प्रेशर के अनुसार भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो मेनली क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा, कंसंट्रेशन के रूप में दिया जाएगा। और ये कंसंट्रेशन भी जो रहेगा, ये जो कंसंट्रेशन भी रहेगा वो किस रूप में रहेगा, तो मोलारिटी के अनुसार रहेगा। क्या चीज के रूप में रहेगा, मोलारिटी के रूप में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हम लोग 9 टाइप के देखे थे, तो उनमें से हम लोग क्या चीज निकालते हैं, कंसंट्रेशन जब भी बात करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोलारिटी। और ये जो मोलारिटी का जो यूनिट होता है वो हम लोग क्या जानते हैं, तो इसका हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, है कि नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम लोग समझ में आया कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट का अगर बात करेंगे, इसका यूनिट का बात करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर जिसका है यूनिट उसका लिखो और उसमें डिवाइड कर दो नीचे वाला का यूनिट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कुछ भी रहेगा, मान के चलो यहाँ पे 3 था, और मान के चलो 3 - 2 भी रहेगा कंसंट्रेशन की, इतना मोलर माइनस इतना मोलर, तो उसमें घटाएंगे तब भी तुम्हारा क्या चिन्ह रहेगा, मोलैरिटी के रूप में ही रहेगा। तो हम लोग को उतना टेंशन नहीं है, जो हम लोग को यहाँ पे यूनिट होगा वो हम लोग को कंसंट्रेशन का ही रहेगा। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मोल
पर लीटर, इतना लिखेंगे। अब उसको डिवाइड कर दो। अब बताओ चेंज इन टाइम, तो टाइम में अगर चेंज निकालेंगे तो टाइम का क्या निकलेंगे यूनिट, तो टाइम का हम लोग सेकेंड लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं, आवर लिख सकते हैं। तो इसी चलते डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं ना, यहाँ पे मोल पर लीटर के यहाँ पे टाइम का टाइम ही रहने देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टाइम का टाइम ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब बोलेंगे टाइम का यहाँ पे सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, यहाँ पे आवर्स भी होता है। हालांकि जनरली हम लोग सेकंड में लिखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर में दिखाएंगे और नीचे हम लोग टाइम को टाइम में ही रहने देते हैं। अगर इसको यूनिट में अच्छे से अगर कन्वर्ट कीजिएगा किसमें, तो इसमें हो जाता है क्या चीज, तो इसका होता है मोल पर लीटर, और पर टाइम में मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग को क्या दिखा जाता है, सेकंड। तो अगर मान के चलो यहाँ पे सेकंड रहता तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या निकल जाएगा, तो -1 हो जाएगा, मतलब पर सेकंड में हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये मोल पर लीटर कहां से आया भाई, तो ये आया कहां से, क्योंकि हम लोग चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो निकालते हैं, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो हम लोग को क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। तो ऊपर मोल पर लीटर और नीचे क्या होगा, टाइम होगा। तो ये रहा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है यूनिट, बात समझ में आया, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ में आ गया। चलो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते जाएंगे, पूरा डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो हम लोग को सिर्फ ओवर क्या हुआ, ऊपर हम लोग इसका ओवरव्यू हम लोग देखते जा रहे हैं। अंदर तक जब जाएंगे तो आपको और अच्छा तरीके से चैप्टर फील होते जाएगा। चलो यहां तक समझ में आ गया, चलो इसको लिखो, तब तक हम लोग फिर से इसको मिटाते हैं। अब देखो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझ चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं उसका टाइप का, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का दो तरीका होता है, दो तरह से हम लोग निकालते हैं। एक हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं और एक हम लोग एवरेज रेट निकालते हैं। अब ये एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग समझ क्या रहे थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, और अपन में क्या लिखते थे, चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम के इंटरवल को देखते हैं, वो टाइम इंटरवल हम लोग बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए निकालते हैं। जैसे मान के चलो एक रिएक्शन कोई भी हम लोग लिख लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे ए लिखे और ए से हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा था बी, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो इनिशियल टाइम में चलते हैं, मान के चलो टाइम कुछ भी ले लेते हैं कि t बराबर 1 ले रहे थे, ठीक है। अब वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कुछ और होगा, इसका कंसंट्रेशन मान के चलो कुछ भी है, मान के चलो इसका 10 मोलर है, क्या चीज़ है, 10 मोलर। और इधर अभी क्या रहेगा, शुरुआती में तो हम लोग को क्या रहेगा, मान के चलो यहाँ पे 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0। अब टाइम t इक्वल टू 0 पे देखते हैं इनिशियल टाइम में, तो वहां पे देखेंगे इसका मोलारिटी, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो पूरा रहेगा, और उसमें हम लोग ए ही सिर्फ रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ समय बाद ही, मतलब कुछ समय रहेगा तभी तो हम लोग को क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा। लेकिन अभी क्या है, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही रहेगा, प्रोडक्ट तो अभी बनेगा नहीं, इसी चलते इसका कंसंट्रेशन कितना ले लिए, 0 मोलर, ठीक है। अब देखो अगर यही हम लोग चलते हैं टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट में हम लोग देखते हैं, कितना में देखते हैं, 10 मिनट में, तो उसमें हम लोग इसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन क्या होगा, a से हम लोग को b कुछ तो बनेगा यहाँ पे, तो हम लोग a से b अगर बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन हम लोग को घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन घट गया, फिर कौन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको मान के चलो ये कितना बन गया, तो 5 मोलर बन गया, और इधर भी कितना बन जाएगा, मान के चलो इसका कुछ अलग ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे कितना हो गया, तो इसका 8 मोलर अभी बचा है, और कितना ट्रांसफर हो गया, 2 मोलर इसका खत्म हो गया, और 2 मोलर तुम्हारा क्या बन गया, हम लोग को प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे चेंज अगर हम लोग निकालना चाहे, जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे किसका, ए का, तो ए का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर, चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना चेंज हुआ, तो 8, मतलब कि कितना हम लोग को चेंज हुआ, 10 में से 8 चेंज हुआ, मतलब कि 2 चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 2। और नीचे हम लोग देखेंगे कितना टाइम इंटरवल में कितना हो गया, 10 में 0, तो कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो यहाँ पे जो हम लोग समय की बात कर रहे हैं, वो समय हम लोग कितना देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इंस्टेंटेनियस बात करेंगे तो इतना टाइम में नहीं देखेंगे, डायरेक्टली जो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम इंटरवल बात हुआ कि इतना से इतना टाइम में तुम्हारा कितना चेंज हुआ। लेकिन डायरेक्टली जब हम लोग इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, वो डायरेक्टली हम लोग को बोल देगा बताओ इतना ही समय में कितना निकला उसका, समझ में आया कि जैसे मान के चलो इतना से इतना पूरा न पता चला, वो डायरेक्टली हम लोग को डायरेक्ट बोल देगा, मान के चलो 2 मिनट में कितना वो चेंज किया, मतलब डायरेक्टली। अब इसको हम लोग समझने के लिए, इंस्टेंटेनियस को समझने के लिए अभी तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला समझेंगे। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, ग्राफ, तो ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा, और उसमें तुम्हें आप लोग को क्या होगा, वहाँ पे फील होगा कि अच्छा इंस्टेंटेनियस क्या है और हम लोग को यहाँ पे एवरेज क्या होगा, सो ठीक है। हालांकि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ फॉर्मूला भी पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम लोग आएंगे ग्राफिकल
यहाँ पे एनालिसिस करेंगे उसमें आप लोग को पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इतना अगर आपको बता देंगे तो आप खुद कंफ्यूज होते चल जाइएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी आपको जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ सिर्फ आपको उतना फॉलो करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ये जो एवरेज रेट निकालना है, इसका जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका हम लोग निकालने का जो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि चेंज ये भी होता है, चेंज ये भी होता है, लेकिन ये हम लोग लॉन्ग इंटरवल टाइम के लिए हम लोग को होता है। इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो डेल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा। और ये डेल्टा का मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज इन क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, तो चेंज इन का लिख देंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन को हम लोग कंसंट्रेशन पूरा नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिख देंगे CONC और ऊपर अगर N लिख देंगे तो इसका मतलब समझ आइएगा यहाँ पे क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं, छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि हम लोग को टाइम बचे। तो यहाँ पे देखो ये डेल्टा का मतलब क्या हो गया, ये हम लोग को चेंज दिखाता है। कौन सा चेंज, तो एक लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग बताते हैं कि वो चेंज है, ठीक है। बाकी नीचे कंसंट्रेशन का चेंज हो गया और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, तो चेंज इन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसको जैसे हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन, क्या चीज कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये लिखेंगे। और अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे उसी तरह से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे फाइनल टाइम लिखेंगे और माइनस शुरू में हम लोग क्या था, इनिशियल जो टाइम था जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उसी का हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल टाइम हो जाएगा। तो ये रहा उसका हम लोग निकालने का तरीका। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला में यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, नेगेटिव। हालांकि आपको बाद में बताएंगे कि क्या होता है कि नहीं होता है, सिर्फ अभी आप इतना जानिए कि हम लोग को निकालने का तरीका सिर्फ ऐसे होता है, ठीक है ना। बाकी हम लोग यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है जब हम लोग रिएक्टेंट की बात करते हैं। अभी तो डायरेक्टली हम लोग क्या चाहिए, कोई हम लोग रिएक्टेंट पार्टिकुलर को नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, ना ही प्रोडक्ट के लिए, हम लोग डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन बात कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है। जब हम लोग पार्टिकुलर जब पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट के लिए कैसे निकालेंगे, इसी के बाद वही सब बताएंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे समझाया जाएगा। ये रहा आपका क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो हम लोग को क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या चाहिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके पहले हम लोग ये इस तरह से लिख सकते हैं AVG, इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो निकालने का फॉर्मूला इस तरह से होता है। चेंज तो दोनों में आएगा, चेंज यहाँ पे जो दिखाएंगे वो हम लोग क्या चीज दिखाएंगे, डेल्टा से दिखाएंगे, क्या चीज दिखाएंगे, डेल्टा से। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए ना निकाल करके हम लोग क्या निकालते हैं, छोटा सा स्मॉल टाइम में हम लोग निकालते हैं। तो स्मॉल टाइम में जब भी हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेल यूज करते हैं। क्या चीज यूज करते हैं, मतलब कि डेल्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे डी से, स्मॉल डी से निकालते हैं। तो ये आप डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे, लिमिट का पढ़ेंगे मैथ में, तो वहां पे आपको समझ में क्लियर समझ में आ जाएगा आखिर इस तरह से हम लोग क्यों करते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं ये हम लोग को क्या हो जाता है, जो हम लोग चेंज जो निकालते हैं, जो हम लोग चेंज निकालते हैं, मान के चलो ये भी तो हम लोग एवरेज जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, मान के चलो यहाँ पे लिख दिए एवरेज रेट लिख दिए, ठीक है। अब ये जो एवरेज रेट जो निकलता है, तो यहाँ पे जो हम लोग पूरा निकालते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट अगर यहाँ पे टी जो रहेगा टाइम, उसको टेंस टू अगर 0 पे हम लोग निकालते हैं, मतलब हम लोग बहुत ही छोटा टाइम के लिए, छोटा इंटरवल के लिए अगर हम लोग निकालते हैं, हम लोग क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एवरेज रेट है इसी तरह से हम लोग यहाँ पे चेंज तो निकालते हैं, लेकिन चेंज जो निकालेंगे उस पर जो टाइम का इंटरवल जो होगा वो हम लोग को क्या होगा, पूरा हम लोग बहुत ही छोटा रहेगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या होता है, जब हम लोग लिमिट इस तरह से यूज करते हैं, तो इसके बाद जो हम लोग को चेंज आता है, चेंज को हम लोग ना कि ऐसा करके नहीं दिखाते, मतलब डेल जैसा हम लोग नहीं दिखाते, बल्कि यही हम लोग को बदल जाता है डिफरेंशिएशन के जैसा जो हम लोग दिखाते क्या चीज, स्मॉल डी। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे चेंज को वो स्मॉल डी से दिखाएंगे, और बाकी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे डी से आप समझ में आ गया कि क्या है वो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये भी डी रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम बता देगा। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या समझ में आया कि ये भी हम लोग को चेंज बता रहा है और ये भी हम लोग को चेंज बता रहा है, लेकिन ये जो स्मॉल डी हम लोग जो यहाँ पे यूज किए वो हम लोग क्या बताता है, वो कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं रेट, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो
स्मॉल डी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हालांकि आप धीरे धीरे आप जब अंदर तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा सारा डॉट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपके मन में बहुत सारा सवाल भी अभी उत्पन्न हो रहा होगा, टेंशन मत लीजिए। आप पेशेंस के साथ सिर्फ आप 5 से 10 मिनट और बैठिए, आपको सारा क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए अभी फिलहाल। तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ देखे, फॉर्मूला का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि कैसे आखिर हम लोग को इंस्टेंटेनियस रेट लिखा जाता है, एवरेज रेट का हम लोग को फॉर्मूला कैसे आएगा। सो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोग कोई भी ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे रिएक्टेंट का ही ले लेते हैं। आर से हम लोग को रिएक्टेंट दिखा रहा है और प्रोडक्ट को यहाँ पे पी से दिखा देते हैं। इसी तरह से इसमें भी आएगा, इसमें रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग रिएक्शन के ही बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा। मान के चलो इसका इनिशियल जो कंसंट्रेशन रहेगा, क्या चीज, जो इसका इनिशियल जो कंसंट्रेशन रहेगा, मान के चलो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, T1। क्या ले लेते हैं, T1। यहाँ पे कोई भी हम लोग को टाइम रह सकता है, 0 पे पूछ सकता है, 1 पे रह सकता है, कुछ भी टाइम पे वो निकालने के लिए बोलेगा। तो मान के चलो इनिशियल टाइम जब से हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो उसमें इनिशियल जो टाइम था उसमें इसका कंसंट्रेशन कुछ होगा, तो उसमें इसका कंसंट्रेशन मान के चलो कितना हो गया, मान के चलो इसका हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, R1 ले लेते हैं, R1। और इसका कंसंट्रेशन होता है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग इस तरह से क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये जब भी आपका इस तरह से लिखा रहेगा, कंसंट्रेशन को जब भी दिखाते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को कंसंट्रेशन बता रहा है। तो यहाँ पे किसका, तो अगर T1 पे दिखा रहे हैं तो इसका R1 लिखेंगे, मतलब कि जो इसका कंसंट्रेशन रहेगा वो हम लोग को कितना समय में दिखा रहे हैं, तो T1 पे हम लोग बता रहा है कि कितना उसका हम लोग को कंसंट्रेशन होगा। उसी तरह से प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या दिखा देते हैं यहाँ पे, P1। ठीक है, चलो उसी तरह से मान के चलो टाइम इंटरवल हम लोग 2 पे दिखाते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और फिर इसका भी क्या हो जाएगा, हम लोग को P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे समझने की प्रयास करना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है, कुछ समय होते होते क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से हम लोग को प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या होगा, रिएक्टेंट का जो हम लोग को कंसंट्रेशन होगा धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग को घटते चल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग को बढ़ते चल जाएगा। सो स्टार्टिंग में जितना कम रहेगा उससे क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलेगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी हम लोग को क्या होगा, बढ़ते चल जाएगा। अब यहां से हम लोग को क्या करते हैं, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि T1 पे हम लोग को क्या क्या उसका कंसंट्रेशन था, T2 पे उसका क्या क्या हम लोग को कंसंट्रेशन था। सो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा हम लोग लिख रहे हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो इसका बराबर हम लोग क्या लिखे, फॉर्मूला पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे चेंज इन, क्या हम लोग यहाँ पे बोले थे, तो कंसंट्रेशन बोले थे, और नीचे हम लोग क्या बोले थे, तो चेंज इन टाइम बोले थे, यही बोले थे। अब कंसंट्रेशन और उसमें भी हम लोग देखे थे कि इसमें क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो फाइनल रिएक्टेंट है, हम लोग रिएक्टेंट के लिए भी निकालेंगे और किसके लिए निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका हम लोग निकालने जा रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे तो इसका अलग से बताएंगे कि रिएक्टेंट किस दर से हम लोग को चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। रेट करने का मतलब वही हो गया कि कितना दर से वो क्या हुआ, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इतना था, इतना से इतना बदला, तो कितना उसका चेंज आया, तो उसी को निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। मान के चलो भी रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे R2 और माइनस क्या लिखेंगे, हम लोग R1 लिखेंगे। इसका कहने मतलब कि जो हम लोग रिएक्टेंट का जो हम लोग का कंसंट्रेशन था फाइनल, उसी में हम लोग क्या करेंगे, माइनस। फाइनल कौन था तुम्हारा, R2 था। अब R2 से किस में माइनस करेंगे, R1 में, तो इस तरह से लिखे। अब माइनस, अब यहाँ पे जो हम लोग टाइम का लिखेंगे, टाइम कौन सा है, T2 माइनस T1, क्योंकि बड़ा कौन होगा, T2। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप ये बताइए कि ये R1 और R2 में बड़ा कौन होगा। तो आप बोलेंगे R2 बड़ा होगा कि R1, तो आप बोलेंगे R1 बड़ा होगा। कैसे, इसी चलते हैं कि मान के चलिए इनिशियल में तो ये ज्यादा होगा, रिएक्टेंट तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ज्यादा होगा। धीरे धीरे जैसे समय हम लोग बिताते जाएगा क्या होगा, ये हम लोग को धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तभी तो ये हम लोग को खत्म होगा, तभी तो ये हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा। अरे भैया, ये जब तक चेंज नहीं होगा, ये कमेगा नहीं, तब तक ये हम लोग बनेगा कैसे,
बात समझ में आया। तो स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्टेंट बन जाता है, मतलब कि वो पहले जितना रिएक्टेंट रहता है उतना प्रोडक्ट रहता है, ऐसा नहीं रहता है। रिएक्टेंट जैसे जैसे हम लोग को घटता है वैसे वैसे हम लोग को क्या होता है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो तो इतना समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग ये पता चला कि हम लोग को जो R1 और R2 में अगर हम लोग पता चलेंगे तो किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, R1 वाला कि R2 वाला। तो आप बोलेंगे R1 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 5 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन होगा स्टार्टिंग में उससे तो बाद वाला जो कुछ समय बाद जो कंसंट्रेशन देखेंगे उसका तो हम लोग को कंसंट्रेशन कम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि अगर हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो वहां तो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे क्या जैसा, तो R2 माइनस R1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान के चलो यहाँ पे अगर वैल्यू बिठाते जाते तो R2 का वैल्यू कितना पुट कर देते, मान के चलिए 5 बिठाते माइनस R1 का 7, इस तरह से करते। और यहाँ पे T2 और T1 तो हम लोग समझ गए कि ये तो हम लोग को बढ़ ही जाएगा। यहाँ अगर 5 मिनट में बात कर रहे हैं तो कुछ समय बाद देखेंगे तो 5 से तो ज्यादा ही टाइम रहेगा, मतलब T2 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि T2 बराबर मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं 10 और यहाँ पे ले लेते हैं कितना 2। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 10 माइनस 2 लिखाएंगे। मतलब यहाँ पे नीचे से जो हम लोग वैल्यू निकलेगा ये हम लोग को क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और ऊपर वाला अगर वैल्यू देखेंगे तो ऊपर क्या निकल जाता है, नेगेटिव। मतलब ओवरऑल जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा वो हम लोग को किस में निकल जाएगा, नेगेटिव में। जो कि ये नेगेटिव हम लोग को कभी होता ही नहीं है। नेगेटिव अगर इस तरह से हम लोग निकालेंगे चेंज तो यहां से हम लोग को क्या होता है कि रेट जो निकालता है वो हम लोग को नेगेटिव आ जाता है। और हम लोग को कभी भी रेट हम लोग को क्या होता है, नेगेटिव नहीं आता है। तो इसी वजह से इस जो हम लोग को नेगेटिव आ रहा है नीचे तो हम लोग को कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। जब भी नेगेटिव देगा कौन देगा हम लोग को, तो जो कंसंट्रेशन का चेंज निकालेंगे उसमें हम लोग को क्या होगा, लेकिन किसमें, सिर्फ जब हम लोग रिएक्टेंट का बात करते हैं तब। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख देते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, तो ऑफ रिएक्टेंट का। किसका निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट का। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से समझ गए कि इसमें जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से हम लोग को नेगेटिव वैल्यू देगा। और नेगेटिव जैसे आंसर आएगा तो इसका मतलब रेट का क्या कहलाएगा वहाँ पे, नेगेटिव। तो ऐसा हम लोग को कभी पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम लोग को रेट कभी नेगेटिव में आता है। तो इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, रेट को हम लोग को पॉजिटिव दिखाने की चलते हम लोग क्या करते हैं, पहले ही फॉर्मूला में क्या लगा देते हैं, नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन का निकालने का फॉर्मूला किसका, रिएक्टेंट का। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों से सॉल्यूशन करने से हम लोग को नेगेटिव वैल्यू आता है और नेगेटिव हम लोग को रेट होता ही नहीं है। इसी चलते हम लोग रेट को पॉजिटिव करने की वजह चलते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। बहुत सारे किताब में क्या होता है कि यहाँ पे मॉडुलस लगा देता है, तो मोड लगाने के बाद अगर नेगेटिव भी वैल्यू आता है तो इसमें चेंज हो जाता है पॉजिटिव में। लेकिन हम लोग बहुत सारे किताब में ऐसा रहता है कि यहाँ पे नेगेटिव यूज होता है। तो नेगेटिव इसी चलते यहाँ पे यूज किया जाता है क्योंकि इसके वजह से हम लोग को रेट पॉजिटिव दिखाया जा सके, क्योंकि हम लोग को रेट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव हम लोग को क्या क्या दिखाएगा, तो ये जो नेगेटिव जो हम लोग को होता है ये इसी चलते हम लोग पहले लगा देते हैं फॉर्मूला में, इसी चलते क्योंकि हम लोग को रेट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो नेगेटिव के बारे में स्पेशली जब कभी पूछा जाएगा कि ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है, तो नेगेटिव को तुम बताना कि ये जो नेगेटिव साइन है, मतलब ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन बताता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रिएक्टेंट हो रहा है वो हम लोग को क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया कि ये जो नेगेटिव होता है हम लोग जानते हैं कि रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन के अनुसार जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि रिएक्टेंट के लिए जब भी हम लोग निकालेंगे चेंज इन यहाँ पे कंसंट्रेशन तो हम लोग को नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब हम लोग को रेट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि रेट कभी भी हम लोग को नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि वो चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो हम लोग को नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से हम लोग को क्या हो रहा है, वहाँ पे रेट जब निकालते हैं तो उसको पॉजिटिव के करने की वजह से, उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। तो नेगेटिव लगा देते हैं तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। और हम लोग को क्या आता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन निकालते हैं वो हम लोग को क्या आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ जो नेगेटिव निकाल रहे हैं वो नेगेटिव जो लिख रहे हैं वो हम लोग को क्या दिखाएगा कि नेगेटिव साइन हम लोग को सिर्फ इतना बताएगा कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हम लोग को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये चीज हम लोग को ये नेगेटिव दिखाता है। तो ये जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाले वो किसके लिए निकाले थे, रिएक्टेंट के लिए। इसी चलते रिएक्टेंट का जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। अब यही चीज हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, प्रोडक्ट का। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा दें, नहीं चलो पहले इधर लिख लेते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे। इसमें देखो
अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग निकले जाए, क्या चीज लिखेंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे किसका, प्रोडक्ट का, किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट का, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट में हम लोग को किसी तरह से कोई झमेला हम लोग को होता नहीं है। देखो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे किसका, प्रोडक्ट के लिए, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यही चीज कि चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोग देखेंगे, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन टाइम लिखते हैं। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का हम लोग देखेंगे तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P2 और माइनस P1, यही चीज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का हम लोग देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे थे, यही चीज निकलेंगे। फाइनल क्या था तुम्हारा P2 और इनिशियल क्या था P1, तो वही चीज कर रहे हैं, P2 माइनस P1 करेंगे और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो T2 माइनस T1, तो ये तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब तुम बताओ कि यहाँ पे जो P1 है और P2 है, इसमें बड़ा कौन है, तो तुम बोलोगे P2 बड़ा है। इसी चलते क्योंकि इनिशियल में जितना प्रोडक्ट रहता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चलते यहाँ पे P1 जो है वो हम लोग को लेस देन है किससे, P2 से। लेकिन वही रिएक्टेंट के केस में देखते थे तो R1 जो स्टार्टिंग था वही हम लोग को बड़ा होता था, और बाद में क्या होता है, रिएक्टेंट घट जाता है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में वैसा नहीं होता, प्रोडक्ट जितना स्टार्टिंग में रहता है, बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट हम लोग को बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें कि P2 हम लोग को बड़ा हो जाता है P1 से, तो यहाँ से देखो P2 में माइनस P1 करेगा तो वो कभी नेगेटिव देगा का, नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव आ जाता है पूरा। हम लोग को यहाँ पे जो सोल्यूशन करेंगे तो वहां पे हम लोग पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्या निकल रहा है, पॉजिटिव में निकल रहा है। तो वो सही बात बोल रहा है, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब भी निकालेंगे वो नेगेटिव कभी शो करेगा ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा था, रिएक्टेंट का जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव निकल रहा था, तो नेगेटिव निकल रहा था। इसी चलते हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन पहले ही लगा देते हैं। लेकिन जब भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे किसका, प्रोडक्ट का, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव का साइन रहेगा, ना कि यहाँ पे कभी नेगेटिव होगा। बात समझ में आया। तो ये रहा तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। हालांकि जितना भी यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा, लेकिन ये कब समझ में आएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, अभी सिर्फ इसको इंस्टेंटेनियस पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग क्या आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बनाने का तरीका आपको समझ में आएगा, वहां से क्लियर होगा कि अच्छा कोई भी क्वेश्चन रहेगा या फिर कोई भी रिएक्शन रहेगा तो उसमें कैसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे, और सारा रिएक्शन को आपको समझ में आना स्टार्ट वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कीजिए, आप लिख दीजिए आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे। तो ये सारा चीज नहीं लिखना है, ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताए थे। आपको सिर्फ इतना लिख लीजिए, यहाँ पे रिएक्टेंट था, ये सारा चीज लिख लीजिए यहाँ से। बाकी यहाँ से ये चीज अभी नहीं लिखिएगा, उसके पहले इसका ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट के लिए। बाकी लिखने के बाद इतना लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट की बात, इसका बात करते हैं इंस्टेंटेनियस का। किसका बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस का। तो इंस्टेंटेनियस में कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं पहले से कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइम, मतलब स्मॉल हम लोग क्या करते हैं, समय के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बहुत ही कम इंटरवल के लिए हम लोग देखते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे डेल्टा लगाते थे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिर्फ स्मॉल डी लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग किसका निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे रिएक्टेंट का चेंज, तो वैसे ये भी हम लोग को क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसी चलते इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, नेगेटिव पहले से ही लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से जान रहे हैं कि जैसे इसका रिएक्टेंट का हम लोग निकालेंगे क्या चीज, इसका जैसे चेंज निकालोगे तो यहाँ से हम लोग को क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन कभी होता ही नहीं। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पहले से लगा देते हैं, तो वो हम लोग को बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू है। और ये नेगेटिव जो हम लोग लगा रहे हैं ये हम लोग को क्या दिखाता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग रिएक्टेंट के निकाल लिए तो क्या हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव की जगह हम क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी मतलब प्रोडक्ट, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया इंस्टेंटेनियस, और ये रह गया तुम्हारा क्या चीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे बात कि कैसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पे सीखना स्टार्ट कर देंगे।
अब देखो यहाँ से अब हम लोग को क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की ओर धीरे धीरे प्रोसीड होंगे। तो इसी वजह से हम लोग को कुछ कुछ और यहाँ पे कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज देखिएगा कि जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट 1 दे रहे हैं, इसी तरह से कंसेप्ट हम लोग को बढ़ते चल जाएगा। तो यही सारे कंसेप्ट को आपको अलग से पेज में लिखने जाना है, ताकि आपको पूरा रिविजन करने से में आपको आराम होगा। सबसे पहले देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लोग लिखेंगे पूरा रिएक्शन का, तो वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग कोई भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो एक ले लेते हैं इस तरह से, एक ले लेते हैं A प्लस बी। A प्लस बी से हम लोग को क्या बन रहा है, रिएक्टेंट A, और रिएक्टेंट B से मिलने से हम लोग को बन रहा है प्रोडक्ट C, और प्रोडक्ट हम लोग को D बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट D बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या होगा कि कुछ स्टिचोमेट्रिक, क्योंकि हम लोग को ये जो हम लोग को रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन को जो हम लोग यहाँ पे करना है वो हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि जो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन रहेगा वो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। सबसे पहले तो रिएक्शन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी हम लोग को यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। मतलब मान के चलो A के पहले क्या लगा है अल्फा, B के पहले लगा है मान के चलो बीटा, और C के पहले हम लोग को लगा है क्या चाहिए गामा मान के चलो, और इसके हम लोग को क्या देखेंगे तो लेमडा है, क्या चाहिए हम लोग को तो लेमडा। ठीक है, इस तरह से। अब डेल बोले, चलो उसको डेल ही बोल दो। चलो तो ये हम लोग समझ में आया कि रिएक्टेंट के हम लोग को पहले क्या रहेगा, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, वहां पे स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा। जब बैलेंस करेंगे कोई भी रिएक्शन को तो उसमें मान के चलो A के पहले अल्फा लगा है, इसके पीछे हम लोग को बीटा लगा है, इसके पहले गामा लगा है, इसके पहले हम लोग को डेल लगा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग का स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, धीरे धीरे मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होता है, यही से हम लोग को पूरा कंसेप्ट आगे बिल्डअप होकर यहीं से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या करना है, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट का भी लिखेंगे, प्रोडक्ट का भी लिखेंगे, सबका। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो इसका रेट होता है, इसका रेट होता है, इसका रेट होता है, इसका रेट होता है, सभी का रेट क्या होता है यहाँ पे इक्वल हो जाता है। लेकिन इक्वल किस तरह से लिखते हैं, देखिए सबसे पहले इसका रेट लिखेंगे, किसका, रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, A का, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाता है किसका, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चेंज इन किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ B का, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल T लिखेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो चेंज इन किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ C, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन क्या चाहिए यहाँ पे लिखेंगे टाइम का, क्या चाहिए लिखेंगे यहाँ पे टाइम का। उसी तरह से ये इक्वल हो जाता है किसका, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D का, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। तो ये हम लोग जो लिख रहे हैं वो हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्या करते हैं, तो इसका जो हम लोग रेट होगा, इसका जो रेट होगा, इसका जो रेट होगा, इसका जो रेट होगा, वो हम लोग को इक्वल कर देना। अब यहाँ पे जो सबसे पहली बात जो ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जो स्टिचियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट जो लिखा हुआ रहेगा, मान के चलिए अल्फा है, यहाँ पे क्या है बीटा है, यहाँ पे देख रहे हैं गामा है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या चाहिए डेल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो ये इस तरह से जब हम लोग चेंज वाला लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब भी चेंज लिखते हैं रिएक्टेंट का, तो आप पहले से ही जान रहे थे कि उसके पहले क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव। इतना तो पहले भी, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव। इतना तक तो आप समझ में आ गया। अब देखो ये जो C है, C का जो हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन का निकाल रहे हैं यहाँ पे रेट, तो आप बोल रहे हैं कि ये क्या चाहिए हम लोग को, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में क्या नेगेटिव रहता है क्या, नहीं। आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव ही रहता है। D में क्या है नेगेटिव होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये हम लोग को क्या है प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं, और प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो हम लोगों को मतलब नहीं है। तो जब भी प्रोडक्ट का हम लोग को रेट लिखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव का ही रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग रिएक्टेंट का अगर रेट लिखेंगे तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी रेट हम लोग लिखेंगे, स्पेशली किसी का लिखना पड़ता तो वो तो समझ आते थे, लेकिन पूरा रिएक्शन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम लोग को क्या करेंगे, तो सभी का लिख करके इक्वल करते हैं। और वो इक्वल कब होता है, तो इक्वल तब होता है जब जो भी यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिखा हुआ रहेगा उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद वो क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान के चलो इसके पहले क्या है अल्फा, तो जो भी यहाँ रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अल्फा से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, बी का हम लोग को क्या है स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बीटा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गामा से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डेल है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, डेल से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखे हैं वो आपस में क्या है, यहाँ पे
बराबर है। अगर हम लोग को इस तरह से क्यों किया जाता है, तो इस तरह से हम लोग को क्या रहेगा, इसका कंसंट्रेशन वगैरह इसका रेट दिया रहेगा और निकालने बोलेगा इसका हम लोग को रेट। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो वहां पे हम लोग ये जो इक्वल करके हम लोग लिखे हैं, इसी से हम लोग क्या बनेगा, वहां पे न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम लोग टोटल क्या लिखे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा रिएक्शन का ही क्या कर दिए यहाँ पे रेट लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाले किसका, तो कंसंट्रेट मतलब कि रिएक्टेंट ए का निकाले तो उसका इस तरह से हो जाता। तो अगर स्पेशल उसका निकालते, इसका रिएक्शन हम लोग निकालते किसका, सिर्फ और सिर्फ ए का, तो उस कंडीशन में हम लोग अल्फा से यहाँ पे डिवाइड नहीं करते। लेकिन जैसे हम लोग पूरा का निकालते हैं तो पूरा यहाँ पे इक्वल के तौर पर लिखते हैं, क्योंकि जो रेट निकाल रहे रेट ऑफ रिएक्शन, तो जैसा इसका होगा, जैसा इसका होगा, जैसा इसका होगा, जैसा इसका होगा, उसी तरह से हम लोग को सेम होगा। और वो सेम कब होगा, तो उसमें जब हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सभी का इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का एक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद कर लेना। इसी से हम लोग को क्या होगा, क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट नंबर 1 है, इसको आप क्या करना है, अलग पेज में या फिर अलग कॉपी में आपको लिख लेना है। और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है ये समझ में आया। देखो आपको क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो पहले ही बता दिए कि जैसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते थे, हम लोग को क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहता है हम लोग को क्या चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग जैसे जैसे सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको फॉलो करते जाइए। जैसे कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया, क्या होता है एवरेज, क्या होता है इंस्टेंटेनियस समझ में आ गया, कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं कोई भी रिएक्शन का, तो आपको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किस तरह से हम लोग करते हैं, इक्वल कर देते हैं, और जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलो तो इतना समझ में आ गया, तो आप ये फॉर्मूला को लिखिए, बाकी हम लोग आगे के यहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि अल्फा को नीचे लिखेंगे, जो भी हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ना कि मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कि मान कर चलिए आपको कैसे लिखना है फिर से रेट ऑफ रिएक्शन का, उसको कैसे एक्सप्रेशन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए। सबसे पहले मान के चलिए कोई भी रिएक्शन इस तरह से आपको दे दिया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे H2 और I2 का रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HI। अगर इसको हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि सबसे पहले जब भी हम लोग को रिएक्शन रहेगा उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बात यहाँ पे याद कर रहे थे, जो हम लिख दिए थे यहाँ पे क्या चीज, तो जो रिएक्शन है, पूरा लिख देते हैं, रिएक्शन क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, जो रिएक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, तो शुड बी बैलेंस्ड। क्या होना चाहिए, तो बैलेंस होना हम लोग को चाहिए रिएक्शन, तभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम लोग ये बैलेंस है, बैलेंस तो एकदम नहीं दिख रहा, तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो H2, तब यहाँ पे 2 H2 हो गया हम लोग को, यहाँ पे I2, तो अभी भी आयोडीन कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब हम लोग को बैलेंस है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तभी ये क्या है, हम लोग को रिएक्शन पूरा बैलेंस है। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे, अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम लोग जो कोशिश करते हैं लिखने के लिए, तो वो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, तो एवरेज लिखते हैं। क्या चीज करते हैं हम लोग, एवरेज का ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर एवरेज लिख रहे हैं तो हम लोग को क्या चीज यूज करते हैं, डेल का। अगर हम लोग को यहाँ पे इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ता तो हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज को स्मॉल लेटर डी से दिखाते हैं। समझ में आया, तो ये था इंस्टेंटेनियस के लिए, ये था हम लोग को क्या चीज के लिए, एवरेज के लिए। तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं किसके लिए, एवरेज के लिए। तो कुछ नहीं करना है, दोनों तो सेम ही चीज रह जाता है, बस रहते यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग को स्मॉल टाइम के लिए रहता है, और ये हम लोग को क्या रहता है, लार्ज टाइम के लिए रहता है। ठीक है, तो बस अंतर इतना ही है। तो अभी हम लोग जो लिख रहे हैं वो किसके अनुसार हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वो हम लोग एवरेज, हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एवरेज रेट के अनुसार लिखेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट का लिखते हैं तो सबसे पहले तो नेगेटिव आता है, और हम लोग चेंज लिख रहे हैं तो यहाँ पे चेंज के लिए डेल लिखते थे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हम लोग किसका लिखेंगे, तो H2 का पहले लिखेंगे। चलो ये हो गया। इसका मतलब जो रिएक्टेंट H2 है उसका हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे रेट हम लोग को चेंज यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब उसका कंसंट्रेशन में यहाँ पे चेंज लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर चेंज इन टाइम हो जाएगा। अब ये इक्वल हो जाएगा किसका, तो इसका देखेंगे
तो ये भी हम लोग को क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट है भैया, तो जब भी रेट लिखेंगे रिएक्टेंट का तो उसमें हम लोग नेगेटिव लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे डेल हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I2 का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो होगा वहाँ पे। चलो उसमें क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम, फिर इज इक्वल्स टू। अब ये क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे चेंज इन किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ HI का, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो चेंज इन टाइम। तो इतना तो आप लिख लेते, लेकिन आपको पता है कि जब भी हम लोग इक्वल करके अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 था तो हम लोग डिवाइड कितना से करेंगे, 1 से। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी क्या चीज करेंगे, 1 से। यहाँ पे कितना आ गया, अभी 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो अभी जो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिखे हैं ये हम लोग को क्या है, पूरा पूरी सही है, ठीक है। तो जब भी जो भी क्वेश्चंस में आपको रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यहां तक आपको किसी तरह से कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस भी करेंगे और यहाँ से कुछ कुछ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे हम लोग को क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा। सो अब देखिए आपके पास 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको उम्मीद है कि आप खुद से इसको बना ही लीजिएगा। क्या चीज करना है फिर से, तो राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम लोग लिखना है एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन में। चलो दोनों सवाल है, दोनों को हम लोग लिखेंगे। तो आप इसको बना के देखिएगा, उसके बाद फिर से वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा और मैच कीजिएगा क्या आपका सही निकल पाया है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग रूल क्या था कि रिएक्शन को हम लोग क्या करना है, तो बैलेंस करना है सबसे पहले। तो बैलेंस करना सबसे जरूरी है। तो देखो कि क्या हम लोग को रिएक्शन बैलेंस किया हुआ है क्या, तो नहीं किया है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, नाइट्रोजन कितना है, 2 गो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 गो। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 गो, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग पहला नंबर सवाल के लिए अगर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, तो कुछ नहीं, माइनस लगा दो, यहाँ पे डेल लगा दो, कंसंट्रेशन ऑफ किसका लिखेंगे, N2 का। चलो और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम, खत्म कहानी। अब इसको इक्वल कर दो, फिर यहाँ पे हम लोग जानते हैं चेंज और कंसंट्रेशन कितना लिखेंगे, तो H2 का। चलो नीचे लिख दो क्या चीज, चेंज इन टाइम, फिर इज इक्वल हो जाता है क्या चीज, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, NH3 का हो जाएगा, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, तो चेंज इन टाइम। अब देखना कि कौन तुम्हारा रिएक्टेंट है, कौन तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट कौन कौन था, N2 और H2। तो N2 का जब लिख रहे थे यहाँ पे नेगेटिव लग गया, H2 का भी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव लगाना है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं पहले से ही कि रिएक्टेंट जब भी लिखेंगे रेट तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेट पॉजिटिव करना होता है इसी वजह से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या था हम लोग को, प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट में हम लोग पॉजिटिव भी छोड़ देंगे, ना कि यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है तो उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इसके बगल में कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। अब इसमें देखो H2 के पहले क्या चीज लगा हुआ है, 3, तो यहाँ से कितना से भागा करना पड़ेगा, 3 से। अब यहाँ देखो NH3 में कितना है, 2, तो यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, यही हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले देखो क्या बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो आप बैलेंस करेंगे यहाँ से इस तरह से, अगर यहाँ पे 4 लगा देते हैं, यहाँ पे 5 लगा देते हैं, तो उधर कितना लगाएंगे, तो उधर भी लगा दीजिए आप कितना, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए 6। आप देखेंगे कि बैलेंस हो जाएगा आपका रिएक्शन, तो आप खुद से कर लीजिएगा। तो अभी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब बैलेंस हो गया तो इसको फिर लिख दीजिए। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये कितना लिखेंगे, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट लिख रहे हैं, तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे एवरेज लिख रहे हैं, इसी चलते डेल लगेगा, और कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे, तो NH3 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, NH3। अब नीचे हम लोग जानते हैं चेंज इन क्या होता है, टाइम, तो टाइम हो गया। अब चलो इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट का लिख रहे हैं मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन किसका कंसंट्रेशन, तो O2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, O2 का कंसंट्रेशन, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, फिर ये इक्वल हो जाएगा। अब इधर देखेंगे प्रोडक्ट का लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट में हम लोग नेगेटिव नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, पॉजिटिव ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, तो NO का हो जाएगा, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम लिखेंगे। अब ये इक्वल हो जाएगा, फिर हम लोग को प्रोडक्ट एक और है, क्या चाहिए, वाटर, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, H2
ओ लिखेंगे, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव किस लिए होगा, क्योंकि ये दोनों हम लोग को रिएक्टेंट का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, और हम लोग को यहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं देते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है, और नेगेटिव वैल्यू आता है, इसी चलते हम लोग को क्या पता चलता है वहाँ से कि हम लोग को रेट वहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, जो कि हम लोग का रेट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग नेगेटिव पहले से ही लगा देते हैं, ताकि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा चेंज होकर के वो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू दे। बात समझ में आया? चलो, तो ये लिख रहे हैं। क्या अभी भी सही है क्या? नहीं सही है। अभी अगर इस तरह से ऑप्शन दे देगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन देता और आपका ऑप्शन में इस तरह से दे देगा, क्या इसको सही करके आएंगे? नहीं। जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वहां पे क्या करना पड़ता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। अब देखो NH3 में कितना कोएफिशिएंट है, 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड। O2 में कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे, 5 से। NO के पहले क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 से। और यहाँ पे H2O में कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग को क्वेश्चंस इतना ही खत्म नहीं हो जाता, अभी हम लोग को कुछ और कंसेप्ट देखना है। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 देखे, अभी कंसेप्ट नंबर 2 यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 बना लेने के बाद आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद है कि आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो, जो नेक्स्ट जो हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे देने वाले हैं वो हम लोग को क्या है, तो हम लोग को जो क्वेश्चंस पूछता है वो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बहुत कम ही देता है। हम लोग को जो यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा वो हम लोग को रेट ऑफ डिसएप्रियंस और रेट ऑफ एप्रियंस में यहाँ पे सवाल आएगा, ठीक है। अब ये डिसएप्रियंस और एप्रियंस आखिर होता क्या है, तो ये जो डिसएप्रियंस जो यूज किया जाता है ये हम लोग को रिएक्टेंट के लिए यूज किया जाता है, और जो एप्रियंस है ये हम लोग को यूज किया जाता है किसके लिए, तो प्रोडक्ट के लिए। अब देखते हैं कि आखिर ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अगर यदि कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो जनरली कोई भी हम लोग रिएक्शन यहाँ पे ले लेते हैं अपने से, मान के चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए, वही एग्जांपल कि मान के चलो ए ले लिए और यहाँ पर ले लिए क्या चीज, बी, और ए और बी से मिल करके क्या बन रहा है, तो सी और डी बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह से इसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी होगा, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा, यहाँ से हो जाएगा बीटा, यहाँ से हो जाएगा क्या चीज, तो गामा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। मान के चलो इस तरह से कोई रिएक्शन आपका दिया हुआ है, और इसमें अगर पूछेगा कि रेट ऑफ डिसएप्रियंस लिखे, तो यहाँ पे पार्टिकुलर यहाँ पे किसी का भी बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोलता क्या चीज, जैसे हम लोग पहले बात किए थे रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते थे, क्या लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन पूरा लिखते थे तो सभी को हम लोग इक्वल कर देते थे, और वहाँ पे क्या करते थे, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन जब आपका डिसएप्रियंस या फिर एप्रियंस की बात करेगा तो उसमें रेट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे पूछेगा कि रेट ऑफ यहाँ पे डिसएप्रियंस, तो रेट ऑफ डिसएप्रियंस के लिए डी लिख देते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ डिसएप्रियंस, तो किसका, तो रेट ऑफ डिसएप्रियंस तो लिखना है, तो लेकिन किसका लिखना है, तो रेट ऑफ डिसएप्रियंस ऑफ किसका लिखना है, मान के चलो ए के लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है, ए के लिए, तो ए के लिए लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी लिखने जा रहे हैं किसका, एवरेज, क्या चीज लिखने जा रहे हैं, एवरेज। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ डिसएप्रियंस हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एवरेज जब लिखेंगे तो उसका कुछ नहीं, रिएक्टेंट के लिए लिखते थे, क्या लिखते थे, नेगेटिव, और यहाँ पे एवरेज लिखते थे तो डेल लिखते थे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखते थे, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे, डेल टी लिखते थे, इतना लिखते थे। अब नेगेटिव भी समझ में आ गया था, लेकिन आपको ये समझ में आना है कि जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते थे तो उसमें क्या करते थे, अल्फा, बीटा, गामा या फिर डेल जो रहता था उससे हम लोग डिवाइड कर देते। लेकिन जब भी हम लोग को रेट ऑफ डिसएप्रियंस की बात करेगा या फिर एप्रियंस की बात करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अल्फा, बीटा मतलब जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रहता है उससे हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। कब नहीं करेंगे, जब हम लोग को डिसएप्रियंस या फिर एप्रियंस का सवाल पूछा जाएगा तब। तो उसमें सिर्फ हम लोग क्या करना है कि उसमें जो उसका जो कंसंट्रेशन होगा उसका चेंज लिखना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे, तो चेंज इन टाइम में। और नेगेटिव रिएक्टेंट के लिए समझ ही गए थे कि रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव लगाएंगे और जो प्रोडक्ट लिखेंगे उसके लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर इसी तरह से आपको पूछ देता है क्या चीज, तो यहाँ पे मान के चलो अभी एवरेज था, एवरेज की जगह में आपको क्या चीज पूछ देता, तो यहाँ पे मान के चलो आपको इंस्टेंटेनियस पूछ देता, क्या चीज पूछ देता, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछ देता। तो यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसएप्रियंस, क्या चीज, रेट ऑफ डिसएप्रियंस। डिसएप्रियंस यूज करते हैं हम लोग रिएक्टेंट के लिए और एप्रियंस यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, तो प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ डिसएप्रियंस किसका लिखेंगे, तो ऑफ मान के चलिए ए के लिए लिखेंगे। लेकिन अभी देखिए वही चीज तो लिख रहे हैं, डिसएप्रियंस वाला तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी किसका यूज कर रहे हैं हम लोग,
इंस्टेंटेनियस के लिए तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव का नेगेटिव रह ही जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट का लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो चेंज लिखते थे डेल से, अभी चेंज को लिखेंगे स्मॉल डी से। अब यहाँ पे वही चीज लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, डी टी लिखेंगे। बस चेंज के जगह हम क्या लगाना है आपको समझ में आ गया, क्यों लगाया है, क्योंकि हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे। अब कुछ नहीं कर रहा, अब चलो इसी को हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं इसी तरह से कि अगर एवरेज की बात करेगा उसी तरह से रेट ऑफ डिसएपीयरेंस किसका पूछेगा, मान के चलो अगर बी का पूछा तो बी के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, रिएक्टेंट है ना, इसी चलते नेगेटिव, और एवरेज निकालना इसी चलते यहाँ पे डेल लिखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, बी का, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, डी मतलब डेल टी हो जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ पे हम लोग स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पे अल्फा बीटा जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो भाग नहीं करते हैं, डिवाइड कब नहीं करेंगे, जब हम लोग को डिसएपीयरेंस या फिर एपीयरेंस की बात करेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से इसका इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ किसका, तो यहाँ पे बी का लिखेंगे, किसका लिखेंगे हम लोग, बी का। तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव हो ही जाएगा क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं किसका, रिएक्टेंट का। अब यहाँ पे जो चेंज लिखते थे डेल से, अभी क्या चीज लिखना पड़ता, डी से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे लिखेंगे डी और यहाँ पे टी। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, डिसएपीयरेंस का। अब हम लोग बात करते हैं एपीयरेंस का, मतलब प्रोडक्ट का लिखते हैं, तो यहाँ पे बात करो एवरेज का ही लिखते हैं पहले, तो एवरेज रेट ऑफ एपीयरेंस, ए से मतलब एपीयरेंस, डी से डिसएपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एपीयरेंस ऑफ, मान के चलो सी के लिए लिखना है, तो अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट है तो यहाँ से क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी और नीचे क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। अब इसी तरह से मान के चलो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का पूछ देता है, क्या पूछ देते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस का, तो क्या लिखेंगे, तो रेट ऑफ, अगर एपीयरेंस पूछ देता है किसका, सी का, तो इसको लिख देते हैं इसी तरह से पॉजिटिव का पॉजिटिव, लेकिन जो डेल हम लोग लिख रहे थे उसके जगह क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, तो डी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी टी। उसी तरह से यहाँ पे अब फिर चलते हैं एवरेज की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, एवरेज, तो एवरेज रेट ऑफ एपीयरेंस किसका, तो ऑफ डी का बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि डी हम लोग को क्या है, प्रोडक्ट है। चलो फिर अभी एवरेज लिख रहे हैं, इसी चलते डेल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ डी और नीचे क्या हो जाएगा, डेल टी, खत्म कहानी। अब उसी तरह से मान के चलो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछ देता, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एपीयरेंस किसका, तो ऑफ डी का, तो कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेंज डेल से दिखाते थे, अभी इंस्टेंटेनियस है, इसी तरह क्या लिखेंगे, स्मॉल डी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका चेंज लिखेंगे, तो डी का, और नीचे क्या हो जाएगा, डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी, खत्म कहानी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो डिसएपीयरेंस का क्या होता है और एपीयरेंस का क्या होता है, समझ में आ गया। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, तो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, लेकिन जैसे हम लोग डिसएपीयरेंस या फिर एपीयरेंस का बात करेगा तो उस कंडीशन में स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया जाता है। यहां तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया ना। चलो तो इतना लिख लो, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कीजिए। चलिए और कुछ कुछ बातों को हम लोग को जानना जरूरी है, उसको फिर यहाँ पे बतला लेते हैं। अब देखो कुछ कुछ यहाँ पे आपको बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछने का तरीका उसका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कभी कुछ और पूछेगा, कभी कुछ और पूछ देगा। जैसे कि हम लोग अभी जो पढ़े डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस का, तो उसमें क्या था, जैसे हम लोग को कुछ भी पूछता था तो ऐसे लिखते थे, क्या लिखते थे हम लोग, तो रेट ऑफ, क्या लिखते थे, तो रेट ऑफ डिसएपीयरेंस, डिसएपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिसएपीयरेंस जो लिखते थे, रेट ऑफ डिसएपीयरेंस, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते थे ना, एपीयरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसएपीयरेंस को जब हम लोग इस तरह से जब लिखते हैं कि रेट ऑफ जो डिसएपीयरेंस जो लिखेंगे, मान के चलो इस तरह से बोल देगा, डिसएपीयरेंस ऑफ किसका, रैंडमली बोल देगा कि ए का बोल देगा, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ ए को अगर इस तरह से लिखना होता था तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते थे। कैसे लिखते थे, अभी पहले हम लोग चर्चा किए कि अगर हम लोग रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ए को बोलता है तो हम लोग लिखते हैं कैसे, तो बहुत जगह क्या होता है ना कि जो डिसएपीयरेंस ऑफ ए होता है तो उसको कई जगह इस तरह से भी पूछा जाता है, मतलब कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ ए को ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा, हिंदी वाला इंग्लिश है, ठीक ना, लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है, रेट ऑफ जो डिसएपीयरेंस है उसके जगह हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिख देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप बोलेंगे रे भाई
ई का हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन रहता है तो उसका तो अलग तरीका से लिखते थे, उसमें तो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ डिसएपीयरेंस, तो आप बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ ए को हम लोग इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप तो यहीं से हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग इक्वल करके और वहां पे क्या करते थे, स्टिचोमेट्रिक से डिवाइड करते थे। अभी बात सुनो, पहले पूरा बात को सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखाएगा, लेकिन वहां पे क्या बोल देगा, तो इस तरह से बोलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए लेकिन किसके रिस्पेक्ट में सो बोलेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे बोल देगा विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहां पे एक अगर डिसएपीयरेंस निकाल रहे तो उसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी पार्टिकुलर। पहले भी आपको बताए थे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ लिखने बोलेगा तो आप तो पूरा सभी का लिख देंगे बराबर करके, लेकिन अगर स्पेशली किसी को पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो इसके रिस्पेक्ट में कोई भी पार्टिकुलर रिएक्टेंट भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो अगर रिएक्टेंट के लिए कभी पूछा तो मान के चलो ए था आपका रिएक्टेंट और उसके हम लोग डिसएपीयरेंस तो लिखने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग तो समझ गए थे कि उसमें हम लोग जब भी हम लोग रेट ऑफ डिसएपीयरेंस लिखते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन देख करके बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे समझना पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन तो बोल देगा, लेकिन स्पेशली वहां पे बोल देगा कि विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग निकालना है। तो उस कंडीशन में हम लोग समझ जाना कि वहां पे क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ही पूछा है। ठीक है ना, तो एक तो बात ऐसा हो गया। उसी तरह से मान के चलो अब ए के लिए लिखे तो बी का तो भी लिखिए लोगे, मान के चलो अभी ए के लिए समझ गया। तो उसी तरह से अगर मान के चलो यहाँ पे पूछ देता क्या चीज कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस लिखो किसका, बी का, तो उसी तरह से क्या हो जाता, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसका अनुसार, तो बी के अनुसार, तो उसको भी लिख लेंगे। बात समझ में? अब जैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डिसएपीयरेंस बोल रहा है, मतलब रिएक्टेंट है ए और बी, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जब रेट ऑफ डिसएपीयरेंस लिखते थे तो उसका क्या लिखते थे, नेगेटिव लिखते थे, और यहाँ से डेल लिखते थे, यहाँ पे कंसंट्रेशन अभी बी लिख देंगे और नीचे क्या लिखते थे, डेल टी लिख देते, इतना लिखते थे। अब यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग डिसएपीयरेंस लिख रहे हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग इस तरह से बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ बोलता, तभी जो इक्वल कर करके जो लिखते थे और वहां पे नीचे क्या करते थे, तो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करते थे। लेकिन हम लोग अगर स्पेशली बोल देगा किसी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, मतलब समझ जाना कि वो किसका रिस्पेक्ट में बोल रहा है, मतलब कि कुल मिलाकर के डिसएपीयरेंस बोला है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन रहता तो उसमें अगर बी का बोलता कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो उसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा ही लिखेंगे, आप स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आया? तो ये था आपका कंसेप्ट। इसी तरह से आपने डिसएपीयरेंस को पूछा था, अभी आपको पूछ सकता है एपीयरेंस को, क्या पूछ सकता है, एपीयरेंस को। और एपीयरेंस में आप देखें वहां पे सी और डी था, तो मान के चलो प्रोडक्ट में आपका क्या है, सी का, और पूछ देता है रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ सी, तो आप तो आराम से इसी तरह से लिख लेते, खाली यहाँ पे क्या करते, सी तो लिख ही देते। लेकिन अगर उसी को पूछ देता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप क्या चाहिए, वहां कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसी चलते यहाँ पे लिखता है क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन, तो विथ रिस्पेक्ट टू उसके बोल देता है। तो अभी आपको किसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, मान के चलो सी के रिस्पेक्ट में, तो आप वो इक्वल वाला कहानी में मत चल जाइएगा और स्टिचोमेट्रिक से डिवाइड मत कीजिएगा। ये जो रिस्पेक्ट में जब पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो कुल मिलाकर के वो डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस ही पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है। बस में तो यहाँ पे अगर सी के रिस्पेक्ट में बोला था, हम लोग कुछ समय पहले जो रिएक्शन देखे थे उसमें सी आपका क्या था, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट था, तो उसका जब भी हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव कर देंगे। बाकी जैसे हम लोग लिखते थे उसका डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस वाला कहानी में, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसका चेंज लिख देंगे। उसी तरह से क्या पूछ सकता है, यहाँ पे डी के लिए भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन में सिर्फ क्या कर देंगे, डी। मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ आपको इतना ही समझना था कि जैसे हम लोग वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे, लेकिन उसके जगह हम लोग रेट ऑफ डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस के बारे में कहानी समझे कि डिसएपीयरेंस क्या होता है, एपीयरेंस क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे रेट को लिखते हैं, ये समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख देता है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और लिख देता है, विथ रिस्पेक्ट टू। तो बच्चा लोग इसको नहीं समझ पाता है, डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके निकल जाता है। तो ये चीज आपको वहां से बचना है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि अगर आपको एपीयरेंस ना बोल करके ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो, तो इतना क्लियर हो गया, तो इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देते हैं कैसे कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो देखो, आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, क्या बोल रहा है, इफ रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ H2 इज इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ HI। तो हम लोग को क्या बोला है कि कोई रिएक्शन था, उसमें हम लोग को क्या बोला है कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस H2 का दिया गया है, और हम लोग को पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ HI।
इसका कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन डेटा लिखते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके गिवन डेटा को लिखेंगे, तो और क्या निकालना है ये हम लोग को पता है, तो हम लोग डिटेल में सारा कुछ को निकाल लेंगे। सबसे पहले गिवन हम लोग को क्या क्या दिया है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है किसका, तो H2 का, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। इसका कहने का मतलब हम लोग को जो दिया है वो हम लोग को क्या दिया होगा, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं। जब HI यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगा वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसा, तो H2 प्लस I2 और इससे हम लोग को क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट HI। इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करेगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या लगाते थे 2, तो ये रिएक्शन हो गया। अब यही रिएक्शन को हम लोग का क्या है, डिसअपीयरेंस इसको बोल रहा है, ये दोनों को, और अपीयरेंस किसको बोल रहा है, प्रोडक्ट को। इतना हम लोग पहले जानते थे, लेकिन डिसअपीयरेंस में भी किसका बारे में बोल रहा है, सिर्फ H2 के बारे में बोल रहा है। तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दे दिया है, तो हम लोग डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव लिखते थे, और यहाँ पे क्या करते थे, डेल, और यहाँ पे क्या करते थे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखते थे, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे, डेल T, इतना लिखते थे। चलो यहाँ पे डिवाइड करते थे क्या, नहीं। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट भी रहता है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं जब हम लोग डिसअपीयरेंस का बात करता है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को जो निकालना है रेट ऑफ, क्या चीज लिखा है देखो, देन फाइंड द, और जो इसका वैल्यू दिया है, मतलब कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है उसका जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसी का वैल्यू जो हम लोग को दिया गया है, मतलब इतना का वैल्यू हम लोग को दिया गया। देखो इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इतना, मतलब इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया, कितना दिया है, तो 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर को हम लोग डायरेक्टली मोलर लिख दे क्या, डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोलैरिटी को कैपिटल लेटर M से भी दिखाया जाता है, तो इतना तो मोलैरिटी ही था, मोलैरिटी को इतना दिखा देते हैं, और पर सेकेंड, तो इतना हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, तो ऑफ HI, इसी का निकालना था। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कैसे लिखेंगे इसका, तो ये हम लोग को प्रोडक्ट है, इसी चलते पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ से डेल, यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन मतलब HI लिखेंगे, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, डेल T हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है कि इसी का वैल्यू हम लोग को क्या होगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया था और क्या हम लोग को निकालना, ये समझ में आया। मतलब हम लोग ये नेगेटिव में डेल H2 और बट्टा में क्या चाहिए, डेल T, ये इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था और हम लोग को निकालना ये चीज, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे लिखेंगे इसको, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद डेटा ऑटोमेटिक हम लोग को निकल जाएगा। कैसे, सबसे पहले यहाँ समझिए, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सभी को लिखना पड़ता है। मतलब रिएक्टेंट के लिए लिखते थे यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव, और यहाँ से क्या लिखते, डेल H2, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, डेल T, और यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, मतलब अभी 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अब ये इक्वल हो जाता है किसका, तो नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज लिखेंगे डेल, और किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, फिर रिएक्टेंट I2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल T हो जाएगा। इसके बाद जो कोफिशिएंट रहता है अभी कोफिशिएंट से डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। चलो इज इक्वल्स टू, अब इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लिखेंगे डेल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे HI का यहाँ पे कंसंट्रेशन, और नीचे क्या लिखेंगे, डेल T। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट जो रहता है उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कब, जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब। अब यहाँ से हम लोग को क्या चीज का वैल्यू दिया गया है, सो सबसे पहले देखो हम लोग को वैल्यू इसका दिया हुआ है, इसका हम लोग को वैल्यू दिया गया। अगर 1 से डिवाइड करो या फिर ना करो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग को इतना ही दिया, डिसअपीयरेंस बोला है, मतलब ये तो हट गया था, सिर्फ इतना का वैल्यू दिया गया था। लेकिन अभी अगर 1 भी है तो कोई मतलब नहीं कि 1 है या फिर नहीं है, तो कोई हम लोग उससे लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन अगर 2 रह जाता, मान के चलो यहाँ पे क्या रह जाता, मान के चलो अगर 2 रह जाता, तो अभी अगर डिसअपीयरेंस की बात किया था, तो अभी सिर्फ हम लोग कितना वैल्यू समझते कि हम लोग को वैल्यू सिर्फ इसका दे देता, मतलब 2 अभी नहीं दिया उसका साथ में, सिर्फ इसका वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी हम लोग को 1 था, इसी चलते हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, 1 है तो हम लोग उतना मतलब नहीं है, तो 1 है तो 1 को यहाँ रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या है कि यहाँ पे गिवन है, और हम लोग को निकालना क्या है, इसका निकालना नहीं, निकालना है हम लोग को इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, जब हम लोग जान रहे हैं कि सभी का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को इक्वल है, इसका जो होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, मतलब इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं नहीं, इसको इक्वल इसका लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे समझ में आ जाता है इस तरह से हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे समझो, ये चीज जब तुम समझ गया, मतलब इसको हम लोग हटा देते हैं, अगर इसको हम लोग हटा भी देते हैं बीच वाला को, तो इसका मतलब समझ जाएगा ना कि ये दोनों हम लोग को क्या होगा, इक्वल होगा आपस में,
ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कहाँ से, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं वहां से। तो हम लोग इस चीज तो हम लोग समझ गए कि इतना बराबर होगा इतना, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, 2 इंटू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है। अब इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पे डेल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, डेल T हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, 2 भी लगा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चंस में हम लोग को पूछा क्या था, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ एपीरियंस हम लोग को पूछा था किसका, HI, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो अभी जो इसी वैल्यू को लिख देंगे तो ये हम लोग को गलत हो जाएगा। हम लोग को इतना वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को जो निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ इसका निकालना है। बात समझ में आया, मतलब ये 2 रहने चाहिए का, नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 को करेंगे क्या, तो ये 2 को इधर भेज देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या चिन्ह है, डिवाइड बाई 2 है, तो इधर आ जाएगा क्या चिन्ह आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो जैसे इसका हम लोग लिखेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव में यहाँ आ जाएगा डेल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, डेल T हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ वाला 2 को क्या कर रहे हैं, उधर भेज दे रहे, तो 2 से इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 इंटू में था तो 2 और आके मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻ कितना था, यहाँ पे 3 था, तो -3 ये हो जाएगा मोलर पर सेकेंड। तो ये निकल गया क्या चीज तुम्हारा, रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ HI। तो समझ में आया कि कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो सबसे पहले जब भी हम लोग डिस एपीरियंस और एपीरियंस की बात करेगा तो सबसे पहले हम लोग को प्रयास क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन करने के बाद हम लोग को क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के रिलेशन पता चल जाता है कि कैसे वो इक्वल है। इक्वल होने के बाद हम लोग आराम से रेट ऑफ एपीरियंस या फिर रेट ऑफ डिस एपीरियंस जिसका हम लोग को निकालना रहेगा आराम से हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। हम लोग को एक का वैल्यू दिया रहेगा, एक का हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे ताकि आपका और ये कंसेप्ट पूरा बिल्डअप हो सके और वहां पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, IIT का सवाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या चलेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, फिर आपका एवरेज रेट हो गया। जिसको समझने के लिए, इसको पूरा क्लियरली सभी चीज को फील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस वहां पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे पूरा चलते रहेगा चैप्टर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर स्टार्टिंग में आपको बोर लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप पेशेंस करके यहाँ तक आए हैं तो आपको पूरा सारा डॉट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और आपको न्यूमेरिकल अगर इस तरह से दिया जाएगा तो आप वहाँ पे आराम से सारा कुछ कवर कर लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हम लोग को लेक्चर रहेगा उसमें आपको और आनंद आने वाला है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको देखो, फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा दोस्त, क्योंकि इसमें हम लोग को कंसेप्ट यहाँ पे देखने की कैसे हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ आता है, कैसे फॉर्मूला आता है, इसी चलते। तो सारा कंसेप्ट अगर आपको फील नहीं आ रहा है, फील हो जाएगा धीरे धीरे, जब चैप्टर आगे प्रोसीड होगा तो आपको पूरा फील हो जाएगा। लेकिन अचानक स्टार्टिंग में ही सोचेंगे कि सारा कंसेप्ट हमारा समझ में आ जाए तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी चलते मेरे लेक्चर्स में थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और कुछ अगर मुझे सलाह देना है तो सलाह भी नीचे दे सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी इस चैनल में नए आए होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जो भी हम लोग को यहाँ पे लेक्चर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तब आप अच्छा तरीके से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, जो हम लोग बोलेंगे वो अगले लेक्चर में बोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।